हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 24 रहेगा। 23 सेट हम पहले कर चुके हैं डिटेल के साथ। आप देखना चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे कि हमारे काम आ सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे ये क्लास होती है और ये पूछे गए यानी पिछले वर्ष पूछे गए परीक्षा के क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चन ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। एक साइड में दे रखा है देश और उसकी संसद का क्या नाम है, यानी अमेरिका की संसद का क्या नाम है तो कांग्रेस है। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है तो पार्लियामेंट है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है तो नेशनल असेंबली है। ये सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। इजराइल की संसद का नाम क्या है तो नेसेट। और जापान की कौन सी रहेगी तो डाइट रहेगी संसद का नाम। ये दोनों इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इजराइल की और जापान की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन वाले। 5 क्वेश्चन रह गए डायरेक्ट स्टैटिक जीके के। अब चलते हैं ऑप्शन वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है। अनुच्छेद किस में वर्णन है इसका पूछे तो आपसे तो अनुच्छेद 76 में वर्णन है नियुक्ति का। ऑप्शन दे रखे आर वेंकटरमणी, सोली जहांगीर, मुकुल रोहतंगी या DY चंद्रचूड़। तो कौन रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तो ऑप्शन ए सही रहेगा, आर वेंकट रमणी है। वर्तमान अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी भी कह सकते हैं। दोनों नाम याद रखना, परीक्षा में कोई सा विषय भी पूछा जा सकता है। तो महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। अनुच्छेद पूछे तो 76 में है। DY चंद्रचूड़ क्या है तो ये 50वें नंबर के CJI है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। CJI है 50वें DY चंद्रचूड़। और प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी पूछे तो कौन होंगे तो MC सीतलवाड़ होंगे। अगर आपसे पूछे तो कौन होंगे तो MC सीतलवाड़ होंगे। प्रथम महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन थे तो MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है तो आर वेंकट रमणी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोवेनपल्ली का बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कौन सा, बोवेनपल्ली बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो किस राज्य में है, कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे है तो ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। और कितना कचरे के ऊपर बनाया गया है तो कितना कचरा इकट्ठा करके तो 10 टन कचरा इकट्ठा करके ये संयंत्र लगाया गया है। कौन सा, बायोगैस संयंत्र। कहाँ पे, तेलंगाना में, हैदराबाद। नाम याद रखना, बोवेनपल्ली बायोगैस संयंत्र है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टैंड अप इंडिया योजना किस तारीख को शुरू की गई थी या शुरू हुई थी। कौन सी, स्टैंड अप इंडिया योजना। ऑप्शन दे रखे 5 अप्रैल 2015, 6 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016 या 6 अप्रैल 2015 को। तो कौन सा सही रहेगा, स्टैंड अप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। और अब इनके बढ़ाकर कब तक चलेगी, ये किस वर्ष तक बढ़ाकर कार्यकाल कर दिया गया है तो कब तक लागू रहेगी ये तो 2025 तक काम करेगी ये। कब तक, 2025 तक काम करेगी ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था या अंतिम शासक था। ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रगुप्त, भरतगुप्त या बिंदुसार या अशोक। तो प्रथम शासक पूछे या पूछे आपका संस्थापक तो कौन थे, संस्थापक पूछे या प्रथम शासक पूछे तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट शासक कौन थे, अंतिम शासक तो ऑप्शन बी सही रहेगा, भरतगुप्त। इसकी हत्या किसने की थी तो इसके सेनापति ने की थी। सेनापति कौन था,
आपसे पूछे तो कौन सेनापति था? तो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और फिर शुंग वंश की स्थापना करी थी इसने। शुंग वंश की स्थापना की थी भरतरथ की हत्या करके। तो मौर्य शासन समाप्त हो गया था। और मौर्य शासन के प्रथम शासक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम भरतरथ। भरतरथ की हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और उसके बाद हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान? तो ऑप्शन दे रखे हैं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर यानी रूस, पहले टुकड़े नहीं हुए थे जब यूएसएसआर हुआ करता था, और ऑप्शन दे रखा है अमेरिका यानी यूएसए। तो कौन सा सही रहेगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से ले, किस देश के संविधान से? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अमेरिका से। और क्या क्या लिए गए थे अमेरिका से? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। एक कौन सा हटा दिया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संपत्ति का अधिकार अब कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 हैं। और क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका संविधान से लिया गया है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है और पहले कितने थे? तो 7 थे। कौन सा हटा दिया? तो संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कौन सा? ईडन गार्डन। 4 ऑप्शन दे रखे, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता या लखनऊ। तो कौन सा शहर रहेगा? स्थापना पूछे, आप ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा सही रहेगा। मैं इतने बता देता हूँ आपको, स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम का भारत का सबसे पुराना है ये। और विश्व का तीसरा है। और लगभग कितने दर्शक बैठ सकते हैं? तो लगभग कितने दर्शक? तो 66,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। कितने? 66,000। तो कहाँ पे स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कोलकाता शहर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की जनगणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है। तो किस से भाग देकर की जाती है? ऑप्शन दे रखिए, जनसंख्या, ऋण, देयता या परिसंपत्ति। तो आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जनसंख्या से भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। देश की राष्ट्रीय आय को, और देश की राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? सोडियम किस में रखा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, दूध, चीनी के घोल, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल या पानी में। तो किस में रखा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इतने में बताते हो, आप ऑप्शन सही बताओ। लिथियम किस में रखा जाता है? लिथियम धातु किस में रखी जाती है? तो ये मोम में रखी जाती है। और चक्कू से आसानी से कटने वाली धातु, ये परीक्षा में सीधा पूछा सकता है। आसानी से कटने वाली या आसानी से काटा जा सकता है, कौन कौन सी धातु है? तो सोडियम और पोटेशियम और लिथियम। ये बड़ी मुलायम धातु होती है, इन्हें
चक्कू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम किस में रखा जाएगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, और लिथियम को मोम में रखा जाता है। और चक्कू से आसानी से कटने वाली कौन सी धातु, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता, यानी केंद्रक में कौन सा मौजूद नहीं होता। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रिक्तिका, केंद्रिका, जीन या डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए। तो कौन सा नहीं होता, कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए नहीं रहता। कौन सा, रिक्तिका। ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पौधे में पाए जाते हैं। किस में, पौधे में पाए जाते हैं। केंद्रिका होता है जीन, डीएनए और क्रोमोसोम, ये सभी केंद्रक में पाए जाते हैं। कौन, क्रोमोसोम। कौन नहीं पाया जाता केंद्रक में, तो रिक्तिका। ये किस में पाया जाता है, ये पौधे में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। कौन सा, बाला सरस्वती पुरस्कार। बाला सरस्वती पुरस्कार कौन सा, 2019 वाला किसने जीता। ऑप्शन दे रखे हैं, महबूब सुभानी, अलरमेल वल्ली, अनुराधा पांडे या कृष्णा शेला। तो किसने जीता, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अलरमेल वल्ली ने जीता है बाला सरस्वती पुरस्कार 2019 वाला। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है, ये भरतनाट्यम से रखती है। भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु राज्य का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है, यानी भूमि से नेट की ऊंचाई कितनी होती है वॉलीबॉल टीम के लिए जो खेलते हैं उसमें। और दो पाले बने होते हैं जिसमें नेट लगा होता है, इस साइड में भी इस साइड में। उनकी दूरी कितनी होती है, तो 9 मीटर होती है, दोनों तरफ 9 मीटर। फिट में पूछे तो 29.5 फीट होती है। और नेट की मानक ऊंचाई तो ऑप्शन दे रखे 2.33 मीटर, 2.53 मीटर, 2.23 मीटर या 2.43 मीटर। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। मानक ऊंचाई कितनी रहती है, तो 2.43 मीटर यानी 2.43 मीटर। अगर फिट में पूछे तो 7.97 फिट होगी, मीटर में बता दे फिट में पूछे। और महिलाओं के लिए कितनी होती है, महिला टीम के लिए तो 2.24 मीटर होती है। और फिट में पूछे तो कितनी होगी, 7.35 फिट होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी, यानी किस देश में हुई थी। ऑप्शन दे रखे अमेरिका, मैक्सिको, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो कब हुई थी और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मैक्सिको में हुई थी। कब, तो 1940 के दशक में। और पूछे तो कब हुई थी, तो 1943 में हुई थी। और किन के द्वारा, तो रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। कौन सी, रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा हुई थी। और कृषि पद्धति के नवीनीकरण से संबंध था इसका। और हरित क्रांति कहाँ पे हुई थी, 1943 में। और दशक पूछे तो 1940 दशक में। और किस देश में, तो मैक्सिको देश में हुई थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह का संबंध पूछ रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं मणिपुरी, कथकली, ओडिसी या मोहिनी अट्टम। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ओडिसी। और किससे संबंध रखती है, तो ये भरतनाट्यम से। दोनों नृत्यों से संबंध रखती है। कोई सा भी ऑप्शन में आए तो देख लेना, ओडिशा भी और भरतनाट्यम से भी।
कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। और ओडिसी ओडिशा का है। और सोनल मानसिंह को कब मिला था? एक पद्म भूषण मिला था, वो भी पूछ सकता है। तो पद्म भूषण कब मिला था? तो 1992 में मिला था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया। यानी 1956 की जो उद्योग नीति थी उसने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 1956 से पहले कितनी श्रेणियों में थी? तो 4 भागों में वर्गीकृत थे। इसके बाद कितने में कर दिया? ऑप्शन दे रखे 3, 1, 2 या 4। तो किस में कर दिया? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 3 भागों में वर्गीकृत किए, ए बी सी। कौन कौन से? ए बी और सी। तो 3 भाग कौन कौन से रहेंगे? तो एक भाग रहेगा निजी उद्यमियों के लिए, निवेश के लिए, और एक वो रहेगा जो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए हैं, और एक जो राज्य की भागीदारी के साथ काम करेंगे। ये 3 क्षेत्र थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश के प्रथम शासक यानी सुंग वंश के संस्थापक? हमने ये क्वेश्चन पहले करा दिया आपको डिटेल में। यानी मौर्य साम्राज्य की जब खत्म हुआ था उसके बाद सुंग वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं पारसमित्र सुंग, पशुपतिनाथ सुंग, परममित्र सुंग या पुष्यमित्र सुंग। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। पुष्यमित्र सुंग ने, इसने भद्ररथ यानी मौर्य साम्राज्य की जो मौर्य वंश के राजा थे भद्ररथ, उनकी हत्या कर दी थी, उनके सेनापति होते थे। उसके बाद ये मौर्य वंश का तो अंत हो गया और इन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी। और सुंग वंश के अंतिम शासन पूछे, अंतिम शासक तो कौन थे? अंतिम शासक या सम्राट पूछे तो कौन थे? तो देवहूति थे। कौन? देवहूति। और प्रथम शासक तो पुष्यमित्र सुंग थे, यानी इन्होंने स्थापना की थी भद्ररथ की हत्या करने के बाद। भद्ररथ के ये सेनापति हुआ करते थे, तो इन्होंने अंत कर दिया हत्या करने के बाद, सुंग वंश की स्थापना की थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये हमारा टेस्ट था। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना। आशा करता हूँ आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।